हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे आप ब्रॉन्ज एज के नाम से या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, इस प्रकार के अनेक नामों से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश का, भारत का जो पहला सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर था, हमारे देश की पहली सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता या फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन हमें यहीं पर दिखाई देती है। ओके, तो इससे पढ़ के आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए। यानी आज आप मानकर चलिए, ये अगर 27 या 2600 बीसी के आसपास दिखाई देता है, अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग आज से 4000 साढ़े 4000 साल पहले की ये व्यवस्था है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। और आज से लगभग 4500 साल पहले एक नगर विकसित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और जिन भी बच्चों को हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है, प्लीज आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पर जाके सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, वर्ड टू वर्ड फॉलो करिए, तब जाकर आपको मतलब कुछ आउटपुट मिल पाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीकरण। तो जैसे ही आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम ही आपको मिल जाता है हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीकरण। तो हमें यहाँ पर क्या जो चीजें बोली गई है, पहले तो उसको क्लियर करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर बोल रहा है क्या, कांस्य युगीन, और दूसरा बोल रहा है नगरीकरण। ठीक है, अब कांस्य युगीन का क्या मतलब है? कांस्य युगीन का मतलब है कि वो युग है जिसमें कांसे का प्रयोग कर रहे हैं। कांसा, जिसे ब्रॉन्ज भी कहा जाता था। ठीक है, ब्रॉन्ज या कांसा क्या था और क्यों इसका यहां पर जिक्र किया गया है? तो जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, जहां पर हमने स्टोन एज को पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल के बारे में, कि जो पूरा का पूरा हमारा पाषाण काल है, इसको हम किस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, जिसको आप बोलते हैं पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, तीसरा नियोलिथिक नव पाषाण काल। ओके, और फिर हमने बताया था कि ये वो टाइम पीरियड था जब हम केवल और केवल स्टोन्स का यूज कर रहे थे या फिर स्टोन टूल का यूज कर रहे थे। लेकिन पहली बार यहां पर आफ्टर नियोलिथिक टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है कि ह्यूमंस के द्वारा, मानव के द्वारा पहला मेटल यूज किया गया। और वो जो फर्स्ट मेटल ह्यूमंस के द्वारा यूज किया गया था, वो कौन सा था? उसका नाम था तांबा। और यहां पर क्या होता है, तांबे में पत्थर मिलाकर जब उसके औजार बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। ओके, तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था ताम्र पाषाण काल, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे मानव ने पहली बार तांबे का प्रयोग करना चालू किया, लेकिन तांबे और पत्थर दोनों के औजार उस समय मिलते थे। तो अभी तक हमें कौन सा मेटल मिला? तांबा मिला। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो इसके बाद जो है ह्यूमंस काफी डेवलप हो चुके थे, इतने डेवलप हो चुके थे टेक्नोलॉजी में कि वो जो मेटल थे उनको मिलाकर एक नया मेटल बनाना सीख चुके थे। और वही हमें यहां पर दिखाई देता है कांसे के रूप में। यानी तांबे का प्रयोग तो पहले से ही चल रहा था। यहां सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिला के, टिन एक मेटल है, तांबे में टिन को मिलाकर एक नई धातु बनाना सीख चुके थे, जिसको क्या कहा जाता था? कांसा कहा जाता था। तो ये सभ्यता जहां जहां फैली, वहां पर हमें ये धातु मिलता हुआ दिखाई दिया। ये धातु नेचर में नहीं, मतलब तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की कला सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक तकनीकी कला थी। और इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। यानी यहां पर कांसे का प्रयोग चालू हो चुका था। ठीक है, और साथ ही साथ सोना, चांदी, बाकी मेटल्स भी यूज हो रहे थे। अभी एक पॉइंट और है जो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूंगी, कि यहां पर लोहे का प्रयोग जो है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ह्यूमंस के द्वारा जो पहला मेटल इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था? तांबा था, जिसको हमने ताम्र पाषाण काल कहा। और फिर ह्यूमंस के द्वारा जब आगे हमें टाइम दिखाई देता है, क्या, जब तांबे और टिन इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया? कांसा, उसे कांस्य युगीन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो हमें आगे आयरन एज या लौह युग दिखाई देगा, लेकिन लौह युग अभी नहीं आया, काफी समय है आने में। ठीक है, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में कांसे के औजार प्रयोग हो रहे थे, ब्रॉन्ज टूल्स यूज हो रहे थे, इसी वजह से इसे क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ब्रॉन्ज एज कल्चर के रूप में जाना गया। सभी को क्लियर है? डन है। अब आ जाते हैं दूसरा, नगरीकरण,
चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कांस्य युगीन नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या होता है, नगर क्या होता है। अब आपने कभी भी सिटी की बात हो, कोई बोले कि अच्छा वो शहर है, तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स ना फटाक से क्लिक करेगा। कोई बोलेगा वो जगह जो है ना वो गांव वाली है, ग्रामीण है, तो भी दिमाग में कुछ क्लिक करेगा, है ना। मतलब एक ग्रामीण जो समाज होता है उसको लेकर हमारे दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होती हैं कि वहां पर खेती होती है, वहां पे पशुपालन होता है, छोटे कम पॉपुलेशन के साथ कुछ लोग जो है काफी खुली जगह में रहते हुए हमें दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो अपने जीवन यापन में ही लगे रहते हैं, खेती करके, पशुपालन करके, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, या फिर बोल सकते हैं लग्जीरियस लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं विलासितापूर्ण जीवन उनका नहीं होता है। वो विलासितापूर्ण जीवन से काफी अपने आप को दूर रखते हैं। वही जैसे ही आप सिटी या नगर की बात करते हैं तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा सिटी है मतलब क्या, एक तो अच्छी खासी आबादी होगी, प्लस वहां पर हमें दिखाई देता है कि लोग खेती या पशुपालन तक सीमित नहीं रहेंगे, वहां पर लोग बहुत सारी अदर एक्टिविटी करेंगे जो कि आपके विलासितापूर्ण जीवन से संबंधित होगा, जैसे कि सुंदर कपड़े बनाना, अलग अलग तरीके के खिलौने बनाना, मिट्टी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्तन बनाना, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी चलेंगी जो आपकी विलासिता या फिर थोड़े से आपके जीवन यापन जो एक बेसिक होता है उससे ऊपर बढ़कर रहेंगे। तो बस यहाँ पर जब बोल रहे हैं ना नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब है कि ये वो सभ्यता थी, ये वो समाज था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर एक प्रॉपर सिटी डेवलप हुई थी। सिटी मतलब जैसे आज के शहर बनाए जाते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर था, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना, प्लान्ड मैनर में, जैसे आर्किटेक्ट करते हैं वैसे प्लान्ड मैनर में घरों का बनाया जाना, और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना, सफाई पर ध्यान दिया जाना, बहुत सारी और एक्टिविटीज थी जो सिटी में दिखाई देती है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों इसको अर्बन सिविलाइजेशन कह रहे हैं। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम में क्या दिखाई देता है, कांस्य युगीन, क्योंकि कांसे का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे कांसा बन रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया, और साथ में इसको अर्बन सिविलाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वो सारी गतिविधियां दिखाई देती हैं जो कि नगरों में चलती है। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अब आ जाते हैं, एक नाम है हड़प्पा संस्कृति। तो क्यों भाई, क्यों इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइड में लिख देती हूँ। देखो, इसको दो नाम से जानते हैं, कहीं कहीं बोला जाता है हड़प्पा संस्कृति और कहीं कहीं क्या बोला जाता है बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये दो नामों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं एक ही जगह के लिए, एक ही सभ्यता के लिए। देखो, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मतलब है, ये सभ्यता जब हमें पता लगी, मतलब ये जो सभ्यताएं ऐसा जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, आपको पता लगता है कि भाई 1600 में यूरोपियंस जो है, काफी सारे यूरोपियन जो है आफ्टर 1400 एडी भारत में आ रहे थे ट्रेड करने के लिए। इसी में से एक कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में भारत में आती है व्यापार करने के लिए। आगे यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के काफी सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है। तो जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तब तक इस सभ्यता के बारे में शुरुआती दौर पे नहीं पता था, और ब्रिटिश जो है वो लगातार हमें पिन करती रहती थी, अरे तुम काले लोग हो, अरे तुम असभ्य लोग हैं, तुम्हें हम सभ्य बनाने आए हैं, ऐसा बोला करते थे ब्रिटिश जब वो हम पर रूल करते थे। क्योंकि हमें पता ही नहीं था तब तक एक्चुअली कि हमारे देश में कभी ऐसे बड़ा नगर बना हुआ था, वो भी 4000 साल पहले। ओके, तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि ये अवशेष के रूप में था। अवशेष मतलब कि नीचे दबा हुआ था। ठीक है, मतलब कोई भी सभ्यता या समाज के ऊपर जब नया समाज बनता है तो वो इस तरह से ऐसा खाका वर्टिकली एक के ऊपर एक इस तरह से लेयर्ड फॉर्म में बनता रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमें एक पहला एविडेंस मिला। जो पहला एविडेंस मिला इस सभ्यता के बारे में वो किस जगह से मिला, हड़प्पा नामक स्थान है, प्रेजेंट डे हमें कहां दिखाई देता है, पाकिस्तान में दिखाई देता है। ये जो पूरा ब्राउन कलर से हाईलाइट किया गया ना, ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी यहीं पर हमें कांसे का प्रयोग होते हुए नगरीय सभ्यता दिखाई देती है। खैर वो बात की बात है, इधर ध्यान दीजिए कि क्यों हमें इसे हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं। तो पहली बार एक्सकेवेशन जब खुदाई हो रही थी, खुदाई किसी भी पर्पज से हो सकता है ना, तो जब खुदाई हो रही थी उस खुदाई में हड़प्पा नामक स्थान पर हमें पकी हुई ईंटें मिली। ओके, पकी हुई ईंटें मतलब नीचे इमारत थी, सॉरी नीचे पूरे घर के घर बने हुए थे, लेकिन जब ईंटें मिली तो भाई लोगों ने उसे उठा उठा के जाना चालू किया। कई सारी ईंटें जो है यहाँ से लोग उठाकर लेकर चले गए, रेलवे के लिए खुदाई हो रही थी तो कई सारी ईंटें तो यहाँ से लोग उठाकर चले गए। 4000 साल
पुरानी ईंटों का वो प्रयोग करने लग गए थे, क्योंकि तब तक नहीं पता था कि नीचे कोई सभ्यता है। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी ओर ध्यान दिया गया तो देखा गया कि अरे नीचे तो पूरा का पूरा नगर बसा हुआ है। जब हॉरिजॉन्टली चीजों को खोदा गया तब पाया गया कि नीचे पूरे नगर बसा हुआ है, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इस तरीके का हमें दिखाई दिया। ओके, और ये जो पहला स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो किस जगह से मिला था? इस हड़प्पा नामक स्थान से। इसी वजह से इसको हमने क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता बोला या हड़प्पा संस्कृति बोल दिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसी सभ्यता केवल यहां नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई है। और जब आगे और एक्सकवेशन हुए और खुदाई हुई तो पता लगा कि एक नहीं, हड़प्पा जैसे तो कई सारे बड़े बड़े नगर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये नगर कहां पर दिखाई देते हैं? यहाँ एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर या सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी घाटी जो है इसके चारों ओर ही ये नगर बसते हुए दिखाई देते हैं, चाहे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हूधड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है और भी बहुत सारे, क्योंकि सिंधु नदी के चारों ओर ये सारे नगर बसे हुए थे। इसी वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जाना गया। आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया, अगर हड़प्पा सभ्यता बोल रहा है, हड़प्पा नगर तो एक नगर है, हड़प्पा तो एक नगर है, लेकिन जब ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है ना तो इस पूरी सिविलाइजेशन के लिए यूज हो रहा है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला एविडेंस हमें हड़प्पा से मिला था। पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य था वो हड़प्पा नगर से मिला था। ओके, लेकिन अगर यूज हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता तो भी वही बात है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता एक ही रिवर इंडस रिवर के चारों ओर बसते हुए हमें दिखाई देती है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहां पर कांसे का प्रयोग हो रहा है, तांबे प्लस टिन को मिलाकर क्या बना दिया जा रहा है? कांसा बना दिया जा रहा है। नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर सारे जो भी नगरीय जो भी शहरी एक्टिविटी है वो चलते हुए हमें दिखाई देती है। तो ये जो टर्म्स है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो जी, अब आ जाते हैं डायरेक्ट चैप्टर में। जो बुक वाला बोल रहा है उसको हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगी, ये वाला बाकी नहीं करेंगे, ये आपको देखने में वरना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखो बुक में जो बोल रहे हैं किताबी भाषा में फटाफट पढ़ते हैं, बहुत जल्दी से चलेंगे हम, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसका मुझे पार्ट 2 भी लाना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाती। कई बच्चों के मैसेजेस मैंने देखे थे जो बोल रहे थे कि मैम क्लास के जो आवर्स बढ़ा दो। होता क्या है कि 3 घंटे का लेक्चर फिर आप बोर होंगे, तो इसलिए हम 2 क्लास कर देंगे। नेक्स्ट वीक से आपके 2 लेक्चर आया करेंगे हिस्ट्री के, तो काफ़ी दिन से जो आपकी डिमांड थी वो पूरी कर दी जाएगी। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो आज जो है हम इस चैप्टर में कंसेप्ट की केवल बात करेंगे। ओके, थोड़ा फैक्ट थोड़ा कंसेप्ट लेकर चलेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना वहां पे हम साइट्स को देखेंगे, एक एक साइट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट बेसिकली हम लाने वाले हैं ताकि बहुत लेंदी भी चैप्टर ना हो और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, अब आते हैं क्या बोलता है किताब में। पाकिस्तानी पंजाब में स्थित हड़प्पा में प्राप्त कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति महान खोज थी। मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर मैं प्रेजेंट डे पूरी सिविलाइजेशन की बात करूं तो इसका कुछ हिस्सा कहां पड़ता था? आज के पाकिस्तान में, और इसका कुछ हिस्सा कहां पड़ता था? आज के उत्तर पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में। क्लियर हो गया? तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, ये जो हड़प्पा नगर है, इसकी खोज कहां हुई थी? पाकिस्तानी पंजाब में। एक तो पंजाब भारत वाला है, इसी का छोटा वाला भाई जो है वो किधर पड़ा हुआ है? पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान स्थित जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहां पर हमें दिखाई देता है हड़प्पा नगर। और पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था, है ना। ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब 1947 में पार्टीशन एक्ट आया था तब जाके अलग हुआ है ना, उसके पहले तो ये भारत का ही हिस्सा था। तो ये तब भारत का हिस्सा था और यहाँ पर पाकिस्तानी पंजाब में हड़प्पा नामक जो नगर मिला, ये कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति हमारे लिए एक महान खोज थी। महान खोज मतलब गौरव करने वाली बात थी। जो ब्रिटिश अब तक हमें ललकारते थे, तुम काले, तुम असभ्य, अब वो ब्रिटिश का मुंह एकदम से बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि भाई अब पता लगेगा ब्रिटिश को आगे चल के कि अरे भारत में तो 4,500 साल पहले नगर हुआ करते थे, ये लोग सिविलाइज्ड जी रहे थे, ये लोग अर्बन सिविलाइजेशन की खोज कर दी थी इन्होंने, यानी पूरी नगरीय सभ्यता बना ली थी इन्होंने। और उस समय ये इन सब का क्या हाल था, चाहे हम बात करें किसी भी उधर कॉन्टिनेंट्स की, हम बात करें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये सब जो थे यहाँ पर कोई हमें स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है। इवन यूरोप में भी हमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है। तो भारत में
विश्व की जो महानतम प्राचीनतम सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र में दिखाई देती थी, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्ल्ड मैप पे बता दूं, अगर आप लोगों के पास वर्ल्ड मैप होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बोल दिया था एटलस ले लेने के लिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम कौन सा, ऑक्सफोर्ड उठा लो। वैसे जो भी अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो कुछ दिक्कत नहीं है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इधर यूरोप है, ये पूरा अफ्रीका, ये पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विश्व की प्राचीनतम यानी पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी सभ्यता है ना, उनके पैरेलल भारत में हमें सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी बहुत बाद में डेवलप हुई है, नहीं, विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं के पैरेलल भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। वो प्राचीनतम नगरीय सभ्यताएं कहाँ थी? एक तो नाइल रिवर या फिर नील नदी के किनारे, जिसे हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, या फिर मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा हमें दिखाई देता है वेस्टर्न एशिया वाले पार्ट में ही, यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के पास में, ईरान के पास में, जिसका हमने क्या नाम दिया था? मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मिस्र और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पैरेलल हमें इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या दिखाई देता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत महानतम खोज थी, जब हम बोल सकते थे ब्रिटिश को कि अरे तुम क्या हमें सभ्य बनाओगे, हम तो हजारों साल पहले ही सभ्य बन चुके थे, नगरीय या अर्बन स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके थे। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 1853 में, यहां पर अब बता रहा है कि इसकी खोज कहां से हमारी चालू होते हुए दिखाई देती है। 1853 ईस्वी मतलब एडी, अब हम जीरो के इधर चल रहे हैं। 1853 में, अभी हम पहुंचे नहीं है यहां तक, लेकिन जस्ट बुक में एक इंट्रो दे रहा है। ब्रिटिश अभियंता जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताइए कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इसमें किस पद से संबंधित थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करती हूँ, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी, 1853 में ही कनिंघम को हड़प्पा संस्कृति की मोहर मिलती है। अब आप बोलोगे जी मोहर क्या है, आगे हम देखेंगे। मोहर, आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो ना, बोलते हो भाई साहब इस पर मोहर लगा दीजिए, तो मोहर मतलब इस तरह से सील लगाना, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इस तरह की सील्स हुआ करती थी, मोहर हुआ करती थी। क्या कैसे होती थी, क्या काम था, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो ये जो सील है ना, ऐसी ही एक सील मिलती है अलेक्जेंडर कनिंघम को, लेकिन उस समय वो इसका महत्व नहीं समझ पाई। आगे चल के 1921 एडी में जब भारतीय पुरातत्वविद जिनका नाम था दयाराम साहनी, उन्होंने बेड़ा उठा लिया था हड़प्पा जो सिटी है उसकी खुदाई का, उसका एक्सकेवेशन का। और जब ये एक्सकेवेशन हुआ, जब ये खुदाई हुई और नीचे से ऐसे पूरा का पूरा नगर निकलते हुए दिखाई दिया, तब पता लगा ओह ये तो एक बहुत बड़ा सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर पहली बार हमें एविडेंस मिला, लेकिन उस समय तक इसके बारे में समझ नहीं पाए थे। एग्जैक्ट कब समझे? जब इसका एक्सकेवेशन हुआ। और खुदाई कैसे होती है ना, झाड़ू ले लेते, मैंने खुद देखा है, हमारे सिटी के पास में भी ऐसी खुदाई, कुछ ऐसे साइट्स मिले हैं इंडस वैली से रिलेटेड, तो वहां पे ऐसे झाड़ू से थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकालेंगे और उसको तसले में डाल डाल के हटाया जाता है, ताकि कुछ भी एविडेंस नष्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो एक्सकेवेशन होता है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, मतलब इस तरह से पूरा शहर निकालने की कोशिश कर रहे हो नीचे से, तो बहुत खर्चीला और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी वजह से आज भी हमारे देश में हजारों की संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे साइट्स हैं जिनकी खुदाई को भी छुआ भी नहीं गया है, क्योंकि इतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भौगोलिक विस्तार की अब ये बात कर रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो काफी कुछ जान चुके हैं। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था भाई, भारत पाकिस्तान के किस किस क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो हमें पता लगता है कि इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। अब जब भी बोलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने आपको कराया था, उसमें ऑलरेडी बता दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या। आज का जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये प्लस पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हुआ करते थे। तो यहां पर बोल रहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कहां फैला हुआ था? भारतीय उपमहादेश, उपमहादेश मतलब पाकिस्तान वाला हिस्सा भी इसमें सम्मिलित कर रहा है। तो भारतीय उपमहादेश का ये पश्चिम उत्तर वाला हिस्सा है, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, पूरब, पश्चिम,
उत्तर और दक्षिण। तो कहाँ फैला हुआ था? यहाँ फैला हुआ था। यहाँ मतलब नॉर्थ वेस्ट, या फिर इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिमी हिस्सा बोलेंगे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो संस्कृति है ये हमें कहाँ पे फैली हुई दिखाई देती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये तो ध्यान रहेगा। अब आपको यहाँ स्टार बना लेंगे पश्चिम उत्तर भाग में, और ये रटने की क्या जरूरत है, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पाई संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने। ओके, वही परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता था। बोल रहे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में आप बहुत सारे नगर देखने वाले हैं आगे की क्लास में। तो ये जितने भी नगर हैं, इन नगरों की पहली बार शुरुआत तो हुई होगी ना, कहीं पे पहला नगर बना होगा। तो बोल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर मैं इसकी टाइम पीरियड की बात करूं, देखो टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, ओवरऑल टाइम पीरियड जो दिखाता है 2900 से लेकर आप मानकर चलो अप्रॉक्स 1750 जो बीसी है यहाँ तक, सॉरी एडी तक माना, सॉरी बीसी तक माना जाता है। ठीक है, अगर हम परिपक्व की बात करें, परिपक्व कब से माना जाता है? लगभग बोल सकते हैं परिपक्व स्टार्ट होता है आपका 2600 बीसी से लेकर यही 1750 या फिर 1900 के आसपास परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। अब यहाँ पर प्राक और परिपक्व का क्या मतलब है? प्राक मतलब होता है कि स्टार्ट होना, यानी प्रारंभ होना। तो प्रारंभ कब हो चुका था? 2900 के आसपास हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के छोटे छोटे नगर, प्राक हड़प्पाई नगर हमें दिखाई देने लगते हैं। तो यही बोल रहा है कि सिंध के बहुत से स्थल, ये जो सिंध वाला रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ पर हमें सबसे पहले प्राक हड़प्पाई नगरों के अवशेष मिलते हैं। यानी हड़प्पा में जो ओरिजिन हो रहा था, इनिशियल स्टेज था, वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। वही बोल रहा है परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, यानी एक जो बहुत ही एक अपना पीक लेवल होता है प्रॉपर, कि हाँ ये अब नगर का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। एक तो है नगरीय सभ्यता स्टार्ट होना, और एक नगर का प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर बन जाना, वो हमें कहाँ दिखाई देता है? परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के स्थल मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ते हैं। यानी पूरा का पूरा ये जो इंडस वैली वाला ये जो मेन रीजन है, यहाँ पर हमें परिपक्व हड़प्पा नगर दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि हड़प्पा का जो प्रारंभिक नगर थे वो आपको सिंध क्षेत्र से बनते हुए दिखाई देते हैं, और फिर धीरे धीरे ये सिंधु घाटी के चारों ओर ही पूरा का पूरा फैलने लग जाता है। सिंध क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में, और सिंधु घाटी सिंधु नदी के चारों ओर वाला जो रीजन है। आगे इसके विस्तार में हमें कुछ और क्षेत्र दिखाई देते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये और फैलता है। गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होता है। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि इनिशियली सिंधु घाटी सभ्यता प्राक मतलब का मतलब ये नहीं शुरुआत, प्राक का मतलब है यहाँ पर कि जो इनिशियल नगरीय सभ्यता के लक्षण थे वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इसके चारों ओर डेवलप हुआ और फिर इसका एक्सपांशन भी होते हुए हमें दिखाई देता है आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। इमेजिन करिए कितना बोल रहा है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र था उसके आसपास ये फैला हुआ था। अब आप इमेजिन करिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कितना बड़ा है। वर्तमान जो पाकिस्तान है उससे भी बड़े क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ओके, अगर हम इसके फैलाव की इसके आकार की बात करें तो कुछ ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनते हुए हमें इसका दिखाई देता है। इस तरीके से ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देता है। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक है। ये सब रटने रटाने की जरूरत नहीं है। एक तो डेटा भी होता है ना, वो डेटा आप बाद में रट लोगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी अगली क्लास में, लेकिन फिलहाल के लिए कंसेप्ट ध्यान रखो। कंसेप्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम इसका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विस्तार देखें तो पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है? पूरब में हमें दिखाई देता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वहां पर हमें लोकेशन दिखाई देती कौन सी? मेरठ। तो मेरठ में हमें इसका विस्तार दिखाई देता है। पूरब में मेरठ तक फैला हुआ है। पश्चिम में आ जाओ, इधर वाला रीजन है, यहां पर हमें कहां फैला दिखाई देता है? तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का एक तट है जिसे मकरान तट कहते हैं, जो अरेबियन सी से लगता हुआ है, तो यहां पर बोल रहा है कि पश्चिम में बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट तक इसका विस्तार है, यहां तक इसका विस्तार दिखाई देता है। उत्तर में चले जाओ तो कहां तक? जम्मू एंड कश्मीर तक। और दक्षिण में चले जाओ तो एक बहुत फेमस रिवर यहां से निकलती है, दो
रिवर है, इवन नर्मदा, ताप्ती, है ना, ब्लॉक माउंटेन से निकलते हुए दिखाई देती है, विंध्यन, सतपुड़ा। तो नर्मदा नदी के मुहाने तक इसका हमें एक्सपांशन दिखाई देता है। तो एक तो होता है डेटा फैक्ट, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसके एक्सपांशन की ओवरऑल बात करेगा तो कहाँ, जम्मू से लेके नर्मदा नदी के मुहाने तक, ये इसका उत्तर और दक्षिण विस्तार है। और पूरब पश्चिम विस्तार कहां से कहां तक है, तो पूरब पश्चिम विस्तार हमें दिखाई देता है कहां से कहां तक बच्चों, मेरठ से लेके पाकिस्तान का जो मकरान तट है वहां तक फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। सॉरी, आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है, लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर रीजन में ये फैला हुआ है, तो इतने बड़े क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर होंगे? भाई थोड़े 2 नगर 4 नगर तो होंगे नहीं, हम तो कम के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने साइट्स जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अब तक इस उपमहादेश में, बार बार उपमहादेश इसलिए बोल रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा, पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा है, इस वजह से बार बार सब कॉन्टिनेंट की बात करेगा। तो बोल रहा है कि अब तक इस उपमहादेश में, यानी भारत पाकिस्तान दोनों को मिलाकर, हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टोटल नंबर ऑफ साइट्स की बात करें तो 2800 हमें साइट्स के बारे में पता लग चुका है। इनमें से परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या बहुत कम है, और अगर हम उनमें भी बात करें, परिपक्व में भी पीक लेवल की, तो हमें कुल 7 साइट्स ऐसे दिखाई देते हैं जिसको हम परिपक्व नगर की संज्ञा दे सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि थाउजेंड्स में, यानी लगभग 2800 के आसपास नगर हैं, लेकिन हम अभी तक केवल सैकड़ों में ही खुदाई कर पाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक्सकेवेशन या फिर उत्खनन बहुत खर्चीला प्रोसेस है, तो इतना इजी नहीं होता है उसको करना, तो हम केवल हंड्रेड्स में ही खुदाई कर पाए हैं। और उनमें भी जो हमें मेजर साइट्स की अगर मैं बात करूं, वो कौन से दिखाई देते हैं, 7 मेजर साइट्स दिखाई देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वन बाय वन हम देखते हैं। पहला बोल रहा है हड़प्पा, दूसरा बोल रहा है मोहनजोदड़ो, तीसरा बोल रहा है चन्हुदड़ो, फोर्थ है लोथल, नेक्स्ट वन इज कालीबंगा, एंड द लास्ट वन इज बनावली। तो इधर आ जाइए, देखिए क्या है इधर, यहां पर आपको मिल जाता है हड़प्पा, यहां पर है मोहनजोदड़ो, उसके नीचे हमें चन्हुदड़ो दिखाई देता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, ये तीनों की तीनों साइट्स ऐसी हैं जो प्रेजेंट डे हमें कहां पर दिखती है, पाकिस्तान में दिखाई देती है। तो वर्तमान पाकिस्तान में हमें ये 3 मेजर साइट्स दिखाई देती है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है कि हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में कहां पर है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले, किस नदी के तट पर है, और चन्हुदड़ो कहां पर है। तो ये रावी नदी, ये सिंधु नदी के तट पर हमें दिखाई देता है, आपको डिटेल में वहां पर बताना है, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है लोथल, कालीबंगा, बनावली। लोथल की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका गुजरात वाला रीजन है ना, यहां पर हमें दिखाई देता है क्या बच्चों, लोथल, और यहां पर दिखाई देता है धौलावीरा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, फिलहाल यहां पर लोथल की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, कालीबंगा, बनावली, कालीबंगा, काली चूड़ियां, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, राजस्थान। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में हमें एक साइट मिलता है जिसको कालीबंगा बोल रहे हैं, और हरियाणा में एक साइट मिलता है जिसको बनावली बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, बनावली। ओके, तो ये 7 मेजर साइट्स है जिनको लेकर हम आगे चलेंगे। हालांकि मैं कुछ और साइट्स के बारे में भी बात करूंगी, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह। सुरकोटदा हमें गुजरात में दिखाई देता है, सुतकाकोह, सुतकांगेडोर हमें पाकिस्तान में दिखाई देता है। बहुत सारे और साइट्स जो है जिनकी हम बात आगे करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए ध्यान रखना है, ये 7 मेजर साइट्स है जिसको हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नगर योजना और संरचनाएं। तो देखो ये थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ में लेकर चल रहे हैं। आपने जान लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसका फैलाव कहां से कहां तक है, कितने एरिया में फैला है, कौन सा ये स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर टाइप का। इसमें हमने देखा कितने सारे साइट्स जो है वो हमें पता है कि हो सकते हैं। फिर कितने का एक्सकेवेशन हुआ है, थाउजेंड्स में साइट्स हैं, हंड्रेड्स में एक्सकेवेशन हुआ है, और उसमें से हमें 7 मेजर साइट्स निकलकर आते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। चलो अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अब हमें क्या जानना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की नगर योजना और संरचनाएं, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें किस तरीके से नगरों का निर्माण किया गया है। तो क्योंकि
कि इसको हम बोल रहे हैं ना नगरीय सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता है जैसे आज आप किसी भी शहर जाइए, प्लान मैनर में उसका होता है ना, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि ऐसे ऐसे आप घर बनाओगे, मैप भी आपको इवन पास कराना होता है अगर आप घर बनवाते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये नगर है तो इस नगर की किस प्रकार की योजना थी। बहुत सुंदर योजना थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लान मैनर में ये लोग घर बनाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगरीय योजना प्रणाली, यानी कि जिस तरीके से ये लोग टाउन प्लानिंग करते थे, टाउन को, अपने नगर को बनाते थे, वो बहुत ही स्पेशल था। मतलब उस समय आज से 4,500 साल पहले ये लोग इतने अलर्ट थे, इस लेवल की इनकी नॉलेज थी कि ये लोग पूरा टाउन एक प्लान मैनर में बना रहे थे। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर रहे हैं, दो बड़े मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां पर शासक वर्ग रहते थे। वहीं प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था जहां पर हमें पता लगता है कि शिल्पी या फिर किसान या पशुपालक ये लोग रहा करते थे। तो बेसिकली क्या था, हर एक नगर जो था ना वो दो हिस्सों में डिवाइड रहता था, या फिर ऐसे कर लीजिए हर एक नगर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड रहता था। ठीक है, पूरब और पश्चिम का क्षेत्र। एक जो स्थल था उसको बोला जाता था ऊंचा स्थल, या फिर इसको दुर्ग भी कहा जाता था। ये वो क्षेत्र होता था जहां पर शासक वर्ग, अब आप सोचोगे क्या इस टाइम राजा महाराजा हुआ करते थे क्या? नहीं, राजा महाराजा नहीं होते थे। शासक वर्ग का मतलब होता था कि उस समय शासक वर्ग किसे माना जाता था, जैसे जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे, बड़े पुरोहित हुआ करते थे। व्यापारी जो व्यापार करने का काम करे, पुरोहित जो फिर पूजा पाठ संस्कार ये सब करने का काम कर रहे हैं। तो कोई एक शासक नहीं हुआ करता था। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रुप हुआ करता था कुछ पावरफुल लोगों का, और उसे ही बोला जाता था शासक वर्ग बोल रहा है। तो ये जो कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप होता था, इनमें कौन होते थे? इन पावरफुल लोगों के ग्रुप में हमें दिखाई देते थे कौन बच्चों? इन पावरफुल लोगों के ग्रुप में हमें पुरोहित दिखाई देते थे, इन पावरफुल लोगों के ग्रुप में हमें व्यापारी दिखाई देते थे। तो पुरोहित और व्यापारी इन लोगों से मिलकर शासक वर्ग बना था। और ये जो ऊपरी हिस्सा होता था जिसे आप दुर्ग कह रहे हैं, यहाँ पर हमें पता लगता था कि वो शासक वर्ग रहते थे, और जो निचला हिस्सा रहता था यहाँ पर ऊंचा नीचा मतलब इस तरीके से बना होता था, ये ऊपरी स्तर पर, ये निचले स्तर पर। यहाँ पर हमें आम लोग दिखाई देते थे, शिल्पी वगैरह जो कि शिल्प का काम करते थे, धातु के, चमड़े के अन्य सामान बनाया करते थे, कृषक वर्ग रहा करते थे, पशुपालक वर्ग, इस तरीके के लोग रहते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं ऑलमोस्ट जो है दो पार्ट्स में बटे हुए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने कभी पढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो हम आगे देखेंगे जब हम एक एक सिटी को पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। फिलहाल के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से ऐसे साइट्स हैं जो कि दो नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और निचला हिस्सा। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये नगर जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। जाल या ग्रिड का क्या मतलब होता है? ग्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे अर्थ पे हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किया है जिसको आप बोलते हैं लैटिट्यूड्स या फिर लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इस तरह से लाइंस का एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काटना और इस तरह से जो जाल बना देना उसे हम बोलते हैं ग्रिड स्ट्रक्चर। और हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके का पूरा जाल या फिर ग्रिड दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, मतलब पूरा इस तरह से बनाया जाता था। टाउन प्लानिंग ऐसे होती थी। सबसे पहले रोड बनाया जाता था, मतलब ये कोई शहर बनना है ना तो इसमें रोड बनाए जाते थे इस तरीके से कि हर एक रोड जो है एक दूसरी रोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। इस तरीके से हर एक रोड दूसरी रोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्लियर हो गया? और ये जो बीच में ब्लॉक्स होते थे ना, यहाँ पर घर बसाए जाते थे। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना, इसी को हम क्या बोलते थे? ग्रिड सिस्टम बोलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है उसमें हमें यही व्यवस्था दिखाई देती है। नेक्स्ट, इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कहीं से भी निकल जाओ, किसी भी रोड से निकल जाओ, इधर निकलोगे 90 डिग्री, इधर निकलोगे इधर 90, इधर निकलोगे इधर 90। इस तरीके का ग्रिड स्ट्रक्चर हमें इसकी सड़कों में दिखाई देता है। ठीक है, बड़े बड़े भवन नगरों की विशेषता है। जब आप इस पूरे टाउन को देखते हैं, जो भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दिखाई देते, तो उन नगरों में ये घर, ये प्लान मैनर में टाउन स्ट्रक्चर तो दिखता है, साथ ही साथ आपको कुछ बड़े इस तरीके के स्थापत्य भी दिखाई देते हैं। कुछ बड़े हमें यहाँ पे कुछ बड़े हमें यहाँ पर भवन बने हुए
दिखाई देते हैं या इमारत बने हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से दो बहुत फेमस है। एक तो स्नानागार या फिर जिसे बोला जाता है ग्रेट बाथ, और इसी तरह एक और है अन्नागार या फिर जिसे ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है वो तो हम आगे जानेंगे। फिलहाल ये बोल रहा है कि इनकी टाउन प्लानिंग की एक विशेषता क्या थी कि ये लोग इन बड़े बड़े भवन इन नगरों की विशेषता थी, यानी इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती थी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ग्रेट बाथ है, यानी नहाने का स्थान है, इसको बोला जाता था विशाल स्नानागार। ओके, ये जो ग्रेट बाथ है इसका यूज किस पर्पज से किया जाता होगा? आपको देखकर ही लग रहा होगा इतना बड़ा नहाने का जगह डेली तो नहीं नहाते होंगे, रिचुअल पर्पज से यूज किया जाता होगा। तो इस जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन से वहां पर हमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके के बड़े बड़े भवन बनवाए जा रहे हैं, यानी कि स्नानागार या अन्नागार, तो डेफिनेटली वहां पर कोई तो होगा ना जो ऐसी चीजें बनवा रहा है। ओके, तो ऐसी चीजें बनवा रहा है वो कोई होगा। कोई मतलब कौन होगा? वो होगा शासक वर्ग, और वो शासक वर्ग कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, वो पूरा वर्ग होगा। कौन होंगे? वही पुरोहित, वही व्यापारी जो कि प्रतापी होंगे, पावरफुल, प्रतिष्ठावान होंगे, वो लोग जाके इस तरीके के स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है तथा इनकी जल निकासी प्रणाली भी अद्भुत थी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग हो रहा था वो आग में पकी हुई ईंटें थी। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो जो आपको हड़प्पा में ईंटें मिली, लोग उठाकर ले गए, यानी कि आज तक वो सुरक्षित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था में एक ये भी चीज दिखाई देती कि ये लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते हैं, और वो भी बड़े लेवल पर करते हैं। इस बड़े लेवल पर इसके पैरेलल जो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता है वहां पर इतने बड़े लेवल पर हमें चीजें नहीं दिखाई देती जहां जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ जल निकास प्रणाली, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, ये बहुत ही अच्छा था, और इससे तो हमें सीखना चाहिए। बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री इसीलिए पढ़ना चाहिए। ये देखिए, इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा था। आज आपने देखा रिसेंटली जब ये मॉनसून आया, रेनफॉल हो रहा था, तो भारत के कई सारे ऐसे शहर थे जो आधे डबडबा गए थे, मतलब डूबे हुए थे। गाड़ी निकलना, खुद का निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, स्पेशली नॉर्थ बेल्ट में, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। ये लोग ड्रेनेज सिस्टम पर बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि ये लोग सैनिटाइजेशन या फिर सफाई, स्वच्छता, उस पर बहुत ध्यान रखते थे। और ये जानते थे कि अगर पानी का जमाव होगा, पानी का भराव होगा, पानी सही से नहीं निकलेगा, तो सफाई स्वच्छता में दिक्कत आएगी, मच्छर होंगे, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अपना डेवलप किया था। कैसे? कि हर एक घर के आगे से इस तरह से छोटी छोटी नालियां निकलती थी, और वो नाली जो है सड़क के किनारे एक पतली नाली हुआ करती थी, उससे जुड़ जाती थी, और छोटी नाली का पानी उस पतली नाली के पानी में आकर उसमें आके गिर जाता था। ये पूरा कवर रहता था, आपको ओपन दिखाई दे रहा है, ये नाली भी पूरी कवर रहती थी, और आगे जाके इस नाली का एक मेन होल हुआ करता था जिसे खोल के साफ सफाई की जाती थी। तो बड़े ही अच्छे लेवल पर ये लोग पूरी टाउन प्लानिंग कर रहे थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना, बड़े बड़े स्थापत्य जो हमें दिखाई देते हैं, रोड्स का जो फॉर्मेशन था वो 90 डिग्री के एंगल पर करना, ग्रिड सिस्टम बनाना, ये सारी चीजें इनकी टाउन प्लानिंग को दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा एडवांस हो चुके थे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कृषि के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये चीजें आपको पीछे से कनेक्ट करते हुए चलनी होंगी। पीछे मतलब कहां से? कि जो पाषाण काल था या स्टोन एज था, वहां पर आपने देखा था कि जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं वो क्या थे? खाद्य संग्राहक और शिकारी थे, यानी पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड थे। फिर हमने देखा मध्य पाषाण काल, ये वो टाइम पीरियड है जब लोग हल्का हल्का ट्रांजिशन जोन है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं और पशुपालन की शुरुआत दिखाई दे रही है। फिर आ जाता है हम नव पाषाण काल, जहां पर प्रॉपरली हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के मामले में। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा स्टोन एज। तो स्टोन एज का जो लास्ट फेज था, जिसको आप बोल रहे हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड, इवन चाल्कोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण काल में भी यही चलता है कि हम लोग क्या करना जान चुके थे, पशुपालन और खेती यहां से हम जान चुके थे। तो अब आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये लोग का ऑक्यूपेशन क्या था? ये लोग बेसिकली क्या किया करते थे? क्या एग्रीकल्चर पर इनका फोकस था? बिल्कुल फोकस था। जब भी कभी नगर की बात की जाएगी एंशिएंट के कंटेक्स्ट में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि नगर कब बनेगा? जब एग्रीकल्चर होगा, वो भी एग्रीकल्चर सरप्लस में होगा, अधिशेष में होगा। अब आप बोलोगे जी ये सरप्लस क्या है, ये अधिशेष क्या है? तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जैसे कहीं पर 100 लोग हैं
और 100 लोग जीवन यापन करने के लिए ही अनाज बो रहे कि भाई भूख लगी, खाना खाना पड़ेगा या शिकार करना पड़ेगा, सॉरी खाने के लिए शिकार या फिर अनाज उपजाना पड़ेगा। लेकिन इनके पास में बहुत अच्छी तकनीक नहीं है, इनको बस आता है कि भाई कैसे भी पत्थर से खोद के और बीज को बो दो और फिर वहां से फसल निकल जाए। और वो इतना ही निकलता था कि ये 100 लोग जितना बो रहे हैं वो लोग, सॉरी 100 लोग जितना, अरे 100 लोग जितना बो रहे हैं ये 100 लोग खा पी के बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये एग्रीकल्चर हुआ। अब दूसरा हो गया सिटी कब बनेगी। सिटी तभी बनती है ना जब लोग केवल एक काम में नहीं, अलग अलग एक्टिविटीज वहां होते हुए दिखाई देती। तो ये लोग तो फ्री है ही नहीं, इनको तो यही कि हमें खाने को मिल जाए वही बहुत है। तो खाने के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा, हमें ऐसा पता लगे कि जो 100 लोग हैं, 100 में से 50 जो है अब सक्षम हो चुके हैं कि वो नई तकनीकी का प्रयोग करके डबल अमाउंट में अनाज पैदा कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। यानी 85 लोग अगर 100 लोगों का अनाज पैदा कर दें तो ये जो बाकी 50 लोग हैं इनके दिमाग में ये 50-100 का तो खा नहीं पाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, 50 का खा के बाकी 50 लोगों का अनाज उनको देंगे। लेकिन अब वो फ्री में तो देंगे नहीं। तो इन 50 लोगों को पता है कि जी हम फ्री हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है खेती करने का, तो अब हम कुछ और काम करते हैं। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज में लगेंगे। कोई मिट्टी के बर्तन बनाएगा, कोई चमड़े का कुछ बनाएगा, अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाएगा, कोई कपड़े बनाएगा, अलग अलग चीजों के निर्माण में ये लोग लग जाएंगे। और बदले में जब ये लोग इनसे चमड़े के कुछ कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ये लोग बोलेंगे लाओ मुझे अनाज दो, ये बोलेगा मुझे चमड़े का सामान दो, ये बोलेगा लाओ मुझे कपड़ा दो, ये बोलेगा मुझे लाओ अनाज दो। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से एक दूसरे का आपस में लेन देन चालू हो जाएगा और इसे बोलेंगे हम सिटी का स्ट्रक्चर। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसी प्रकार की सभ्यता थी जहां पर एग्रीकल्चर तो हो रहा था लेकिन एग्रीकल्चर भी सरप्लस में था, अधिशेष में था। ऐसा नहीं था कि 50 बो रहे हैं 50 खा रहे, नहीं, 10 ही बो के 50 का अनाज पैदा कर दे। तो यहां पर यही था। कृषि सिंधु प्रदेश में आज पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है। यानी अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें, आज आप इस सिंधु वाले रीजन में जाएं तो आपको पता है यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है। उसका रीज़न कैसे पता लगेगा, जब आप मॉनसून पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से अरावली जो माउंटेन रेंज है उसके पैरेलली यहाँ से हमारा मॉनसून विंड जो है वो निकल जाती है और भी बहुत सारे रीज़न है डिफरेंट जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वर्षा बहुत कम दिखाई देती है। तो ये जो सिंधु वाला प्रदेश है आज तो यहाँ पर वर्षा कम है, लेकिन बोल रहा है कि क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रही हैं। हमने पहले भी पढ़ा है ना, आइस एज, वार्म एज पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि कैसे मीजोलिथिक से वार्म एज स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये जो सिंधु वाला रीजन है, पहले यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुआ करती थी, आज नहीं होती है। तो अब आप ये मत सोचिए ना कि वहां पर सिविलाइजेशन बसी कैसे, वहां पर एग्रीकल्चर सरप्लस में आया कैसे जब इतनी बारिश नहीं थी। तो जिस समय की बात की जा रही है ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता लगता है कि उस समय यहाँ पे आज की अपेक्षा अच्छी खासी वर्षा हुआ करती थी। इसलिए यह प्रदेश आज तो इतना उपजाऊ नहीं है, लेकिन उस समय प्राचीन काल में यह प्रदेश काफी ज्यादा उपजाऊ था। एक सेकंड, ओके, आज तो इतना उपजाऊ नहीं है लेकिन प्राचीन काल में ये जो प्रदेश था वो काफी उपजाऊ था। ठीक है, सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाता था और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाता था। तो जब बारिश अच्छी थी, बारिश अच्छी होगी तो क्या होगा, बाढ़ भी आएगा, है ना। जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, पानी जो नदी का पानी है वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और फिर वो मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ परत होती है वो बहाकर ले जाती है, जलोढ़ मृदा जो है उसको कहीं और जाके डिपॉजिट भी करती है। तो हमें यही पता लगता है कि जो सिंधु रिवर है ना, ये बाढ़ के पानी के साथ में बहुत सारी उपजाऊ मृदा बहाकर लाती थी जिसे यहाँ इस रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डिपॉजिट कर देती थी। तो ये क्षेत्र काफी उपजाऊ भी था, बारिश के हिसाब से भी, बारिश के लिहाज से भी काफी ठीक ठाक था। और यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि इस उपजाऊपन की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सरप्लस में या प्रोडक्शन सरप्लस में दिखाई दिया। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पे इनको एक तो सीजन का बहुत अच्छे से ज्ञान हो चुका था कि कब बारिश होनी है, कब सूखा पड़ना है, फिर कब बारिश होगी, कब बारिश बंद होगी। तो ये उसी हिसाब से अपना एग्रीकल्चर भी करने लग गए थे कि सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ के उतर जाने पे, बाढ़ आके जब चला जाता था उस उपजाऊ मृदा में नवंबर के महीने में ये लोग क्या करते थे, बीज बो देते थे और अगली बार जब बाढ़ आए उसके पहले पहले अप्रैल के महीने तक ये गेहूं और जौ की फसल को काट लिया करते थे। तो इनको अच्छा ज्ञान था किसका, मौसम का, और ये उपजाऊ
क्षेत्र था, आपको पता है कैसे यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हो रही है, और उसका फायदा उठा के ये लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो इनका एग्रीकल्चर किस में जा रहा था बच्चों, सरप्लस में जा रहा था, यानी इनका कृषि अधिशेष था, कम लोग ज्यादा पैदावार कर दे रहे थे, यानी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही थी, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, चावल को उपजाना ये लोग जानते थे, तो इस तरह की फसलें जो है वो इनके द्वारा पैदा की जा रही थी। यहाँ कोई फावड़ा या फाल नहीं मिलता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपने देखा कि पहली बार जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक टाइम पीरियड में, तो वो लोग फावड़े वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग कैसे करते थे, तो लकड़ी का एक डंडा था, उस पे वो पत्थर के छल्ले लगा देते थे और उसे ऐसे करके मारते थे, मारने से जो मिट्टी खुद जाती थी उसी में वो लोग बुआई कर देते थे, ये उनका प्रोसेस था। अब यहाँ पर जब एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन है, तो क्या इनके पास हल फाल कुछ ऐसा होता था, तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि यहाँ कोई फावड़ा या फाल हमें मिला नहीं है, तो अगर होता तो हमें मिलता। लेकिन कालीबंगा जो साइट है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, तो कालीबंगा जो साइट है यहाँ पर हमें हल रेखा दिखाई दी है इस तरीके से। देखो जब एक्सकवेशन हुआ कालीबंगा में, तो पता लगा कि जैसे कि कहीं पर आप अपने घर जाए गांव खेत में, वहां पर आपने जुताई करी, जुताई करने के बाद से उसको छोड़ दिया, ठीक है, उस पर आपने बुआई नहीं करी, आगे फिर वो सभ्यता ही वहां से खत्म हो गई, वो नीचे दबकर रह गया। तो ऐसा ही हमें एक ऐसा जमीन मिलता है कालीबंगा में, जहां पर ये देख रहे हो आप रेखाएं सी दिखाई दे रही हैं, जिससे पता लगता है कि इस जमीन पे जुताई हुई है, ये प्रॉपर जुताई के निशान है। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि हमें फावड़ा या फाल कुछ ऐसा मिला तो नहीं है, लेकिन कालीबंगा में जो हल से खींची गई रेखा ऐसे दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि ये लोग हलों का प्रयोग तो पक्का करते होंगे, ये हलों का प्रयोग करना जानते होंगे, इसीलिए इनका जो है एग्रीकल्चर सरप्लस में हुआ। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये हल का प्रयोग करते हैं तो हल हमें दिखे क्यों नहीं, इसलिए नहीं दिखे होंगे क्योंकि शायद ये हल किसके बना रहे होंगे, लकड़ी के बना रहे होंगे, और जब ये इस लकड़ी के बनाएंगे तो लकड़ी कैसा मैटर है भाई, ये तो बारिश धूप इसमें क्या हो जाएगा, सड़ गल जाएगा, और ये मैं कब की बात कर रही हूँ, आज से 4,500 साल पहले। तो अगर ऐसे कोई फाल होंगे भी तो वो अब तक तो नष्ट हो गए होंगे ना। तो यहाँ पर हमें ये एक एविडेंस मिलता है जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि शायद ये लोग हल का प्रयोग तो करना जानते थे, लेकिन लकड़ी के हल या फाल का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठार हमें दिखाई देते हैं। ये लोग एग्रीकल्चर सरप्लस में करते थे, ये हमें कैसे पता लगा भाई, जब आप ज्यादा बोओगे ज्यादा पैदावार होगी तभी तो आप उसको संरक्षित करोगे। जैसे आज हमारे यहाँ पर इंडिया का जो बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग तरीके हैं फूड को स्टोरेज करने का, ठीक है, तो एफसीआई वगैरह आपको पता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि हमारा जो सरप्लस में होता है उसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि कल को कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसकी वजह से खेती फसल नष्ट हो गई, जैसे बारिश नहीं हुआ, मानसून वीक हुआ, गेहूं की पैदावार कम हुई, चावल की पैदावार कम हुई, दाल की पैदावार कम हुई, जो बेसिकली हमारे लिए चाहिए, टमाटर प्याज की पैदावार, तो वहां से ये उसको निकाल देते हैं सस्ते दाम पर ताकि लोगों को उसकी पूर्ति हो सके। तो ऐसा ही कुछ ये भी कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। कैसे हमें पता लगा, तो जो मोहनजोदड़ो नगर है, हड़प्पा नगर है, कालीबंगा नगर है, यहां पर हमें बड़े बड़े अनाज के कोठार दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें ग्रेट ग्रेनरी दिखाई देती है, बड़े बड़े अनाज के कोठार जहां पर ये लोग अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदानों में थे, प्रचुर अन्न उपजा लेते थे, यानी अच्छा खासा इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। बेसिकली क्या होता था ना, जो भी इंडस वैली साइड था वहां पे जो निचला वाला हिस्सा था, ये लोग ज्यादा खेती किया करते थे, और यही लोग जो है कि कृषि इस लेवल पर करते थे जिसको आप बोल सकते हैं कि खेती करके इतना उपजा लेते थे कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद ये लोग बैलगाड़ी पे यहां से लेके अनाज कहाँ जाया करते थे, दुर्ग वाले क्षेत्र में जाते थे जहां पर व्यापारी या अन्य बड़े लोग रहा करते थे, और वहां जाकर उनकी आवश्यकता, वो अनाज पैदा नहीं करे, वो व्यापारी व्यापार कर रहा, पुरोहित वाला काम कर रहा है, तो उनको ये लोग अनाज देते थे, बदले में वो अपनी सेवाएं देते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। तो ये बोल रहा है कि हड़प्पाई लोग प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा करते, तो वो भी इतना अनाज पैदा कर रहे थे कि न केवल उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी, बल्कि खेती के काम से मतलब ना रखने वाले जितने भी नगर निवासी थे, शिल्पी, व्यापारी, सामान्य नागरिक, उन सभी की जरूरत पूरी यहां से हो जा रही थी। सबसे पहले कपास का उत्पादन, अभी ये लोग केवल एग्रीकल्चर में ये केवल आपका फूड ग्रेन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके अलावा ये और चीजें भी जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण फसल है जिसको हम बोलते हैं कपास।
तो इनके द्वारा वाणिज्यिक फसल का उत्पादन भी किया जाता है। कपास का प्रयोग ये लोग क्यों कर रहे थे? देखो, कपास का पहली बार भारत में तो खेती नहीं होता है, लेकिन हाँ, कपास का भारत में पहली बार कपड़े बनाने के लिए जो खेती होती है वो भारत में हुई थी। यानी जो कॉटन प्रोड्यूस किया जा रहा था, ये कॉटन जो प्रोड्यूस हो रहा था उससे कपड़े बनाने, धागे बनाने, फिर धागे से हमें वीविंग करके कपड़े बनाने, वो प्रोसेस पहली बार कहाँ होता है? इसी भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहले कपास का उत्पादन कपड़े के लिए सिंधु क्षेत्र में ही होते हुए दिखाई देता है। इसीलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे, और जो सिंधु शब्द से निकला हुआ था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, तो यूनानी लोगों ने इसका इसी से एक नाम जोड़ दिया, क्या? सिंडन नाम जोड़ दिया। ठीक है, यूनानी लोग जो है वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें? यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, यूनान वाला रीजन है, वहां से हमारा लगातार ट्रेड वगैरह हमें आगे चलते हुए दिखाई देगा। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, एग्रीकल्चर के बारे में कभी भी पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आप बता दोगे एग्रीकल्चर इनका सरप्लस में था, यानी कृषि अधिशेष में था। कम ही लोग ज्यादा लोगों के लिए पैदावार कर दे रहे हैं, तो उनकी आपूर्ति यहीं से हो जा रही है। खेती के लिए कैसे, यहाँ पर क्या ऐसी व्यवस्था थी जिससे खेती हो पा रही थी? तो हमें पता लगा कि आज भले यहाँ पर रेनफॉल नहीं है, लेकिन आज से हजारों साल पहले अच्छा रेनफॉल था। सिंधु नदी अपने साथ जलोढ़ मृदा बहाकर लाती थी, जिसको यहाँ पर डिपॉजिट करती थी, उपजाऊ मैदान मिल जाते थे, और इनको मौसम का अच्छा ज्ञान था। तो जब बाढ़ खत्म होती थी तब ये बो देते थे, और बाढ़ के आने से पहले कटाई कर लेते थे। और हमें ऐसा लगता है, कालीबंगा का रेफरेंस देते हुए, कि ये लोग हल का प्रयोग करते होंगे, फाल का प्रयोग करते होंगे, जिसकी वजह से इनका खेती जो है सरप्लस में या अधिशेष जो है वो अधिक होने लगता है। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं पशुपालन पर। अच्छा, क्या ये लोग पशुपालन किया करते थे? बिल्कुल पशुपालन करेंगे। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। इन जनरल देखा जाता है कि जब लोग बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री कंपेरेटिवली कम होता है, और जो बहुत बड़े पशुपालक होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ना कई सारे गडरिए वगैरह, तो वो लोग खेती कम करते हैं। यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर तो अच्छा कर ही रहे थे, साथ साथ हमें पता लगता है कि ये लोग पशुपालन भी अच्छे अमाउंट में कर रहे थे। यानी ये पशुओं को पालते थे, वे बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, इन सब का पालन करते थे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशली, ये तो कॉमन जो जानवर थे एनिमल से, ये आपको दिखाई देंगे। ये हमने वहां पर भी डिस्कस किया था, जो हमारा नियोलिथिक या नवपाषाण काल था। कुछ स्पेसिफिक हमें और जानवर दिखाई देते हैं जिसकी यहाँ पर बात की गई, उनका नाम आपको याद रख लेना है। हमें पता लगता है कि कुबड़ वाला सांड किधर है भाई? ये देखो, ऐसा सांड जिसका कुबड़ निकला हो। तो हमें पता लगता है कि उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था, और कुत्ते ये शुरू से ही पालतू जानवर के रूप में यहाँ पर पाला करते थे। तो इनका जो प्रिय था वो कौन था? कुबड़ वाला सांड था। वो हमें आगे भी दिखाई देता है, क्योंकि जो भी आपका प्रिय होगा, जो भी आपको बहुत पसंद होती है चीज़ें, वो आपके हर जगह रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। जैसे अगर कोई जो गॉड है, जिन्हें आप भगवान बोलते हो या ईश्वर बोलते हो, उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से पूजते हैं, अलग अलग धर्मों में। लेकिन जो सिंबल्स होंगे, जो भी धर्म के लोग फॉलो करेंगे, वो उनके घर, उनके आसपास के क्षेत्रों में दिखते रहेंगे। तो जब भी हमारे लिए कोई बहुत स्पेशल होता है, हम हर जगह उसी से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा ही हमें दिखाई देता है। कुबड़ वाला सांड जो है, इनकी जो आकृति वो बहुत सारे सील्स पे हमें मिलते हुए दिखाई देती है, जो प्रॉपरली इंडिकेट करता है कि एक्चुअली कुबड़ वाले सांड जो जानवर है, इसका इनके जीवन में बहुत महत्व था। और हो सकता है कि ये जो कुबड़ वाला सांड है, इनकी ये लोग पूजा भी करते होंगे, ये इनके धर्म से जुड़ा होगा, धार्मिक गतिविधि से जुड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। घोड़े के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो के। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे? तो यूपीएससी ने तो बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछ लिया है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोहे को लेकर और एक घोड़े को लेकर क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, घोड़े के बारे में पता होना और घोड़े का प्रयोग करना दो अलग चीजें हैं, है ना। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते आप जानते हो इस जानवर को, अरे ये तो जंगल में घूमता है, ये यहाँ पर है, हम इसको जानते हैं, इस जानवर से परिचित है। ठीक है, और एक अब डायनासोर आ जाए तो आप उससे परिचित तो नहीं हो ना, यहाँ घूमता तो नहीं है। तो ऐसे ही घोड़े से ये परिचित थे, घोड़े को ये जानते थे, लेकिन घोड़े का ये अपने डे टू डे लाइफ में कोई यूज नहीं कर रहे थे, यानी उसको पालतू नहीं बनाया था। समझ में आ गया? ये मैं क्यों स्पेशली हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले वैदिक एज, वहां पर
पर इस घोड़े का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा, इसकी वजह से कई सारी वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बस राइटर यही बोल रहा है कि घोड़े के अस्तित्व के संकेत हमें मिले हैं। अब आप बोलोगे जी कैसे संकेत मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्ति का जो टेराकोटा जिसे हम बोलते हैं, उससे पता लगता है। देखो होता क्या है ना कि दो ही चीजें पता लगने का, या तो उस जानवर जैसी आकृति कहीं इन्होंने बनाई हो, है ना, कोई मूर्ति बनाई हो, कोई चिन्ह बनाया हो, तो आपको लगेगा कि अच्छा जानते हैं तभी तो ऐसा चिन्ह बनाया है। इतना तो इमेजिनेशन नहीं करेगा ना कि उसी टाइप का चिन्ह बनाया और वो जानवर पैदा होकर धरती से निकल गया, नहीं। या फिर ऐसा होगा कि उसके हमें अवशेष मिलेंगे, अवशेष मतलब अस्थि पंजर वगैरह बॉडी का जो पार्ट होगा वो हमें मिलेगा। तो यहां पर यही बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। प्लस गुजरात के ही पश्चिम में हमें एक लोकेशन दिखाई देती है, पोर्ट सिटी है सुरकोटड़ा। ओके, तो ये सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो ये बताता है, जो सुरकोटड़ा गुजरात में है वहां पे हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले। घोड़े गधे थोड़े से ये कंफ्यूज हैं, लेकिन हाँ मानकर चला जा रहा है कि ये घोड़े के ही पुराने अवशेष होंगे। तो वो जो अवशेष है ना वो ये दर्शा रहा है कि ये लोग घोड़े से परिचित थे। तो घोड़े के शारीरिक अवशेष मिलना या घोड़े की आकृति के मूर्तियां मिलना ये दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को जानते तो थे, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसका ये लोग प्रयोग नहीं करते थे। अब किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से वहां पर आपको आंसर करके आना होगा। नेक्स्ट, हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था तथा वे गेंडे से भी परिचित थे। तो हाथी, गेंडा ये सब हमें दिखाई देते हैं। अब आप बोलोगे जी हमें कैसे पता लगा, देखो या तो उसका शारीरिक अवशेष मिलेगा या फिर इन्होंने कहीं आकृति बनाई होगी, और ऐसी बहुत सारी आकृतियां हमें इनकी सील पर मिलती है, इनकी मुहर पे मिलती है। मुहर क्या, जिसको ठप्पा लगाने के लिए यूज करते थे, क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा इंडस वैली साइड जिसकी अभी ये बात कर रहा था। जैसे ये रहा सुरकोटड़ा, ओके, यहां से हमें मिले हैं अस्थि पंजर। कहां पर है, गुजरात में। ये बड़ा मैप है तो थोड़ा और दिखा दूं। यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, लोथल, ठीक है। ओके, तो ये लोथल है। यहाँ पर हमें रन ऑफ कच्छ में धौलावीरा दिखाई देता है। तो लोथल धौलावीरा तो दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये कोटड़ा जो है यहाँ से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर भी हमें कुछ क्या मिले, खिलौने वगैरह उसके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, तो अभी आपने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में, क्या करते थे, नहीं करते थे, कैसे करते थे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपने क्या जाना, इनके पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब तीसरा जानते हैं टेक्नोलॉजी। भाई टेक्निकली तो बहुत एक्टिव हो चुके थे, आज की तकनीकी तो खैर नहीं, लेकिन आज से 4000 साल पहले के हिसाब से टेक्निकली ये लोग बहुत एडवांस थे, है ना। इतने एडवांस हो चुके थे कि इनको पता था कितने पे गलाना है धातु को और कितने पे गला के दूसरी धातु को मिलाना है और मिला के कितने पे नई धातु बनाना है। मतलब इतने एडवांस हो चुके थे कि ये दो धातु से मिलाकर एक नई धातु बना रहे थे, तभी तो कांसा बन पा रहा था। तांबा टिन को मिलाकर कांसा बना रहे थे। तो टेक्निकली बहुत एडवांस से। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं शिल्प और तकनीक में ये कितने आगे थे। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है, अतः ये लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन वे कांसा तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। तो देखो एक चीज और मैं बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांसे का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांसे के बहुत सारे औजार मिले हैं। पहली बात तो ये लोग की लड़ाकू नहीं थे, लड़ाकू इन द सेंस वॉर वगैरह ये लोग नहीं किया करते थे बहुत ज्यादा। कुछ हल्की फुल्की झड़प हो गई 2 4 10 लोगों की, वो अलग बात है, अदरवाइज वॉर नहीं हुआ करता था। तो वॉर नहीं था तो बहुत सारे ये टूल्स बनाएंगे नहीं, जिसकी जरूरत होगी वही बनाएगा ना आदमी। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हमें मिले नहीं है, तो कांसे के बहुत ज्यादा हमें हथियार वगैरह ऐसे नहीं मिलते हैं। और ये लोग जो पुराना चला आ रहा था ना पत्थर, उसको नहीं छोड़ रहे थे। तो हमें पता लगता है कि ये भले कांस्य युगीन सभ्यता है, पत्थर के औजार इस समय प्रयोग हो रहे थे बड़े लेवल पर। और नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई थी कि ये लोग कांसे का प्रयोग भी करने लग गए थे। और कांसे का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, तांबा और टिन को मिलाकर। इसका मतलब है कि इनकी तकनीकी विकास हो रहा था, ठीक है। तांबे के कांसे के कौन कौन से औजार बनाए थे, कुल्हाड़ी, आरी, छुरा, बर्छा, इस तरह के औजार बनाए जा रहे थे। तांबा कहां से मिलता था इन्हें, क्योंकि भाई पूरे इंडिया में तो ये चीजें नहीं मिलेंगी ना, यानी कि ये लोग बहुत एडवांस थे, इतने एडवांस थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब करना जान चुके थे। और इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और एक जगह से मंगवाते थे, मंगवाकर फिर इसका निर्माण करते थे। तो बोल रहे तांबा इन्हें कहां से मिलता था। तांबा मिलता था एक तो राजस्थान में खेतरी की जो खाने हुआ करती थी वहां से इन्हें
तांबा मिल जाता था। इसके अलावा बलूचिस्तान से भी मंगवाया जाता था। तो राजस्थान और बलूचिस्तान से हमें पता लगता है क्या, तांबा इनको मिल रहा है, जहां पर भी बनाना होता था यही तरीका होता था। दूसरा, टिन कहाँ मिलता था, तो टिन जो है पता लगता है हमें अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ टिन मंगवाया जाता था। इसके अलावा बिहार में जो हजारीबाग और बस्तर वाला रीजन है वहां पर भी हमें कुछ टिन मिलते हुए दिखाई देता है। तो बेसिकली जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये जो कांसे का प्रयोग कर रहे हैं तांबे में टिन मिलाकर, तांबा और टिन मिलाना अपने आप में टेक्निकली एडवांसमेंट को दर्शाता है। साथ ही ये लोग वो भी धातु कहीं से इंपोर्ट करके, कहां से, राजस्थान से, आपका अफगानिस्तान से टिन मंगवा रहे हैं, बस्तर वाला जो जिला है वहां से ये लोग टिन मंगवा रहे हैं। तो इस लेवल पर ये लोग एडवांस हो चुके थे। ठीक है, चलो तो इस तरीके देखो तांबे की अलग अलग चीजें बना रहे हैं, जैसे कई सारे औजार बनाते थे, लेकिन अभी भी स्टोन टूल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। और तांबे का प्रयोग और किस में करते थे, मूर्ति वगैरह बनाने में करते थे। ये सॉरी, कासा कासा कासा, जहां भी तांबा बोला है सबको कासा कर लेना। ठीक है, कासे का प्रयोग ये किस में करते थे, मूर्ति बनाने में। और ये बहुत फेमस मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, मतलब ये नाचने वाली होंगी और इस तरह से पोज देके इनकी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, आगे मोहनजोदड़ो। अब देखो शिल्प में बोल रहा है ना, शिल्प में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। और ये किस तरह से एडवांस थे, धातु कर्म में तो एडवांस थे, ये आपने देख लिया, दो धातु को मिलाकर एक नई धातु बनाना। दूसरा बोल रहा है ये ऐसे भी एडवांस थे क्योंकि ये कपड़े बनाना जान चुके थे। तो जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा था, कपास की पैदावार हो रही थी, मोहनजोदड़ो से हमें ऐसा एविडेंस मिला है क्या, सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पे कपड़े की छाप देखने में आई है। तो इस तरीके का एक फ्लास्क था, उस पर हमें सूती कपड़े का छोटा सा अवशेष मिला है। तो ये मिलना ही दर्शाता है कि ये लोग कपड़ा बनाना जानते थे। अब वो अवशेष इतने समय तक तो नहीं रहेंगे ना, 4000 साल पुराना कपड़ा, लेकिन हाँ वो अवशेष जो छोटा सा है वो हमें देखने को मिला और उससे हमने इमेजिन कर लिया कि अच्छा ये लोग जो है कपास से धागा बनाते थे, धागा को वीविंग करके फिर उससे कपड़ा बनाते थे और कपड़े से अलग अलग तरह के डिजाइनर ड्रेसेस बनाते थे। अगर किसी ने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, तो उसमें आप लोगों ने उनका ड्रेसिंग सेंस देखा होगा। मतलब मूवी जो है वो काफी कुछ रिफ्लेक्ट करती है, तो उन्होंने भी काफी रिसर्च किया होगा। तो मोहनजोदड़ो के जो लोग थे ना वो फैशन में बहुत एडवांस थे, यानी बहुत ही अलग अलग टाइप के डिजाइनर टाइप के ड्रेसेस पहनते थे। ठीक है, तो ये लोग, इनका ये कपड़े वाला शिल्प भी अच्छा खासा था, ये लोग अच्छे कपड़े बनाना जानते थे। इसके अलावा ईंटों की विशाल इमारतें बनाते थे, बड़ी बड़ी इमारत, जैसे कि आपने देखा वो बनाया गया था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बनाना अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जो जिसके अंदर जो अच्छा आर्किटेक्चर होगा वही तो वो बना सकता है ना, कि कितना उसका मेजरमेंट होना चाहिए, कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, प्लस उसमें इस तरह से लेप लगाई गई थी, पानी के ठहराव के लिए होल्स बनाए गए थे पानी को निकालने के लिए, यानी इतना टेक्निकली एडवांसमेंट होगा तभी वो ग्रेट बाथ बनाया ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ईंटों की विशाल इमारतें, चाहे ग्रेट बाथ है, चाहे ग्रेट ग्रेनरी है, महान स्नानागार या अन्नागार, विशाल स्नानागार और अन्नागार, ये दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे शिल्पी थे जिनको बोला जाता था राजगिरी, है ना, जो मिस्त्री जिन्हें बोलते हैं, अच्छे मिस्त्री हुआ करते थे, शिल्प में ये आगे थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के अलग अलग आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न इन्हें दक्षिण भारत से मिलते थे। तो ये लोग अपनी जरूरतें, अपनी विलासितापूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट भी क्या करते थे, आयात किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे हमें दिखाई देते कौन, ज्वेलर्स भी थे जो अलग अलग रत्नों या धातु का प्रयोग करके ज्वेलरी का निर्माण कर रहे हैं। हड़प्पाई कारीगर जो थे वो मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। और लास्ट, कुम्हार के चाक, कुम्हार का चाक मतलब ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और मिट्टी के बर्तन ये किस पे बनाते थे, चाक पे बनाते थे, चाक को घुमाकर उस पर बर्तन बनाया जाता था। तो कुम्हार के चाक का इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रचलन था, और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। इन लोगों के जो भी मिट्टी के बर्तन थे उनमें हमें कुछ यूनिकनेस दिखाई देती है। क्या, तो हमें पता लगता है कि इनके मिट्टी के बर्तन, आगे हम देखेंगे यहाँ है कि नहीं है, ओके यहाँ नहीं है, आगे हम देखेंगे मिट्टी के बर्तन, पोट्री आएगा कि किस तरह से ये लोग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो किस तरीके से तकनीकी और शिल्प में आगे थे। तो आप बोलेंगे अरे धातु का प्रयोग कर रहे हैं, दो धातु को मिला के नई धातु बना देना, फिर अलग अलग तरीके की ज्वेलरी का निर्माण करना, हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कपड़े जो है अलग अलग तरह के जो है डिजाइनर ड्रेसेस ये लोग बना रहे हैं। तो किस तरह से ये धातु कर्म, शिल्प कर्म में बहुत आगे हुआ करते थे।
आगे बढ़ जाते हैं, व्यापार, ट्रेड ये लोग क्या करते थे? देखो ट्रेड कर रहे हैं तभी तो ये नगर हुआ ना। नगर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में सरप्लस हुआ तो फिर अब आप मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर यही दिखाई देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी किया करते थे। हर नगर में आपको व्यापार दिखाई देगा। अब व्यापार एक छोटे लेवल पर भी होता है, एक बड़े लेवल पर भी। क्या पाषाण काल के लोग व्यापार करते थे? व्यापार पाषाण काल के लोगों का बहुत ना बराबर था, जरूरत की चीजें आपस में लेने देना। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, जरा देखिए तो अफगानिस्तान से सामान मंगवा रहे, ठीक है, ये मेसोपोटामिया से ट्रेड करेंगे, मिस्र से ट्रेड करेंगे, और उसके हमें प्रॉपर एविडेंसेस भी मिलते हैं। यानी अगर आप कहीं से व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ की कुछ वस्तु वहां मिलेगी, वहां की कुछ वस्तु आपके यहाँ मिलेगी। यही एविडेंस होता है ट्रेड को जो दर्शाता है, ठीक है। तो हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ट्रेड में इतने एडवांस थे कि ये ना केवल नेशनल लेवल पर, यानी इंटरनली तो इनका ट्रेड चल ही रहा था, राजस्थान, हरियाणा, हजारीबाग सब जगह से व्यापार कर रहे थे, दक्षिण भारत से रत्नों का व्यापार, इंटरनल ट्रेड तो चल ही रहा था, इनका एक्सटर्नल ट्रेड भी चलता है, यानी नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही तरह के हमें व्यापार होते हुए दिखाई देते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत ही ज्यादा महत्व हमें दिखाई देता है। यहाँ बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, सील, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के अस्तित्व भी हमें दिखाई देते हैं। बोल रहा है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, हमें पता लगता है कैसे ये लोग ट्रेड किया करते थे। तो ट्रेड होगा तो सील होगा। सील या मोहर क्या होता है? देखो आजकल तो टेक्नोलॉजी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय तो इन लोग को यहाँ से सामान भेजना है अफगानिस्तान, या वहां से सामान मंगवा रहे हैं, तो जब यहाँ से सामान भेजते थे तो कैसे उसको पैक करके भेजे कि उसमें से सामान इधर उधर ना हो, ठीक है। तो पता लगता है हमें कि ये लोग जब सामान पैक करते थे उस पर गीली मिट्टी का जो है लेप लगा दिया करते थे, और अपना जो सील बनाते थे, सील जो है इस तरीके से बनाई जाती थी, ये लकड़ी का, पत्थर का, धातु का, ज्यादातर पत्थर के होते थे और धातु के होते थे। तो धातु का एक इन्होंने ऐसा बना लिया स्क्वायर शेप में, और उसमें गड्ढा कर दिया जो भी इनको आकृति बनानी है। अब वो जो गड्ढा है ना, उसी को पलट के उस गीली मिट्टी पे मार देंगे तो क्या पड़ जाएगा बच्चों? छाप पड़ जाएगा, और वो गीली मिट्टी सूख जाएगी, उस पर वो छाप बना रहेगा। अगर किसी ने सामान के साथ छेड़छाड़ किया तो क्या हो जाएगा? सील टूट जाएगा। सील टूट गया तो आप लेप को तो दोबारा लगा सकते हो, लेकिन वो मुहर तो किसके पास पड़ी हुई है? जिसने सामान भेजा है उसके पास पड़ी हुई है ना। तो इस तरीके से ये लोग जो सील का प्रयोग करते थे, ये दर्शाता था कि ट्रेड बड़े लेवल पर हो रहा है, तभी सील बनाई जा रही है। और ऐसी बहुत सारी सील हमें मिलती है। एक रूप लिपि का मिलना, यानी एक ही तरीके की स्क्रिप्ट का मिलना पूरे देश में, पूरे भारत में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जहां लोग बसे हुए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, यहाँ के जितने भी नगर थे उन सब नगरों में एक तरह की लिखावट हमें लिखते हुए दिखाई दे रही है। इसको बोलते थे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या फिर भाव चित्रात्मक लिपि, यानी पिक्चर्स के फॉर्म में ये लोग लिखा करते थे। अब जब पिक्चर्स के फॉर्म में ये लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और हर जगह पर वही फॉर्म चल रहा है, इसका मतलब है वहां पर भी उसने ऐसा लिखा, यहाँ पर भी ऐसा लिखा, मतलब इन लोग के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक ही तरीके की लिखावट का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मानकीकृत मापतौल की इकाई, जैसे आज पूरे भारत में जाओ 1 kg मीन्स 1 kg ही होगा, 5 kg मतलब 5 kg ही होगा। ये दर्शाता है क्या? मापतौल की एक इकाई, है ना। मापतौल की एक इकाई कब प्रयोग में किया जाता है? जब बड़े लेवल पे ट्रेड किया जाता है, ताकि कहीं भी सामान के मापतौल में इधर उधर ना हो। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपके यहाँ पर 1 kg मतलब 500 ग्राम, किसी और जगह पर 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तो अब आप सामान यहाँ से 1 किलो के हिसाब से भेजोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो आधा किलो है। तो जब भी ट्रेड होता है तो हमें एक प्रॉपर यूनिट डिसाइड करनी होती है, और उसी यूनिट के बेसिस पे सब जगह पर सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये भी दिखाई देता है कि मानकीकृत मापतौल का होना, एक प्रॉपर यूनिट का होना ही दर्शाता है कि ये लोग अच्छा ट्रेड किया करते थे। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। तो हमें पता लगता है कि इनके द्वारा इन अलग अलग चीजों का ट्रेड किया जाता था। ये धातु मतलब पत्थरों का भी, धातु का भी, इन सब चीजों का ये व्यापार कर रहे थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। अब ये ध्यान रखना है कि जो इनका ट्रेड था वो केवल नेशनल नहीं था, इंटरनेशनल भी था। जैसे मैंने बोला दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, इंडिया का सॉरी जो आपका वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट हो गया, मिस्र, मेसोपोटामिया हो गया, इन सबसे इनका ट्रेड चल रहा था। तो अब आप बोलोगे कि ट्रेड के बदले क्या ये लोग पैसा लेते थे? नहीं, क्योंकि उस समय धातु या किसी भी तरीके की करेंसी हमें नहीं दिखाई देती है। ये सील है, ये मुहर है, ये मुहर स्टैंप लगाने के काम आ रहा है, ये करेंसी नहीं है। तो हमें पता लगता है जब कोई करेंसी नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये लोग किसका प्रयोग करते होंगे? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि आपके घर में टमाटर पैदा हुआ, इनके घर में बैंगन पैदा हुआ, सॉरी आपके घर में टमाटर
पैदा ही तो बोलेंगे ना, टमाटर का उपज हुआ, ठीक है, और इनके घर में बैंगन का उपज हुआ, ठीक है। अब इनको चाहिए बैंगन, इनको चाहिए टमाटर, तो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेंगे। इसे बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। जब छोटे थे तो कहीं कहीं हम देखते थे, हमारे घर में कॉलोनी में आते थे बेचने के लिए, हमें कभी लेने नहीं दिया जाता था, बाहर जाके कुटाई हो जाती थी हमारी। लेकिन अब साइकिल में एक भैया आते थे और वो आकर क्या कुल्फी बेचते थे, कुल्फी कबाड़ के बदले। तो बच्चे अपने घर से जो भी कबाड़ होता था वो ले जाकर उनको दे देते, कुल्फी मिल जाती थी। अभी आजकल मैं देख रही हूँ, अपने घर गई थी तो एक नया ट्रेंड देखा मैंने कि एक भैया साइकिल पे आ रहे थे कबाड़ी वाले, उन्होंने बोला पुराने जितने भी फ़ोन हैं वो फ़ोन दे दो, बदले में नारियल ले लो। तो ये क्या है, ये बार्टर सिस्टम है ना। वहाँ पे ना तो वो आपको कोई पैसा दे रहा है ना ले रहा है, बोला खराब छोटे से छोटा फ़ोन भी है दे दो और ये नारियल ले लो, इस तरीके का। तो ये ऐसा ही कुछ बार्टर सिस्टम था। अब तो बहुत कम ना बराबर दिखाई देता है, बस एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो इनके द्वारा किसका प्रयोग किया जा रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वे अरब सागर के तट पर। अब देखो ट्रेड इनका नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी हो रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड होता होगा तो कहीं ना कहीं से जाएंगे ना, तो एक तो ये ट्रेड रूट था जो लैंड से होकर जाता था, इसके अलावा ये लोग जहाजों का प्रयोग भी करते थे। तो हमें पता लगता है कि अरब सागर के तट पर जहाज रानी करते थे, वे पहिए से भी परिचित थे। तो एक तरफ तो ये पूरा का पूरा जो अरेबियन सी है, यहां से हमें पता लगता है शिप का प्रयोग करके भी ट्रेड चल रहा है, ठीक है। इधर आपका क्या है, मिस्र है, इधर क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता से भी इनका अच्छा खासा ट्रेड चलता था। ये लोग पहियों का प्रयोग करते थे, यानी बैलगाड़ी चलाया करते थे, लेकिन इनके पहिए कैसे थे ना, थोड़े से ऐसे इनके चक्के टाइप के थे। चक्के मतलब जैसे एक तो होता है स्पोक व्हील जिसमें पहिया केवल गोल होता है और बीच का खाली होता है, उसमें ऐसे तिल्लियां लगी होती है, लेकिन ये लोग लकड़ी के चक्के का प्रयोग करते थे। तो हमें यहाँ पर यही दिखाई देता है कि अरब सागर के तट पर ये जहाज रानी का तो प्रयोग करते ही थे, साथ ही ये लोग पहिए से भी परिचित थे, इससे परिचित थे। ये कब आएगा, ये आगे आएगा वैदिक एज में, अभी तो इसे भूल जाओ, ठीक है। तो इनके जो पहिए थे वो डेफिनेटली ट्रेड में काम आता था, बैलगाड़ी, लेकिन बहुत तेजी से ये नहीं चलेंगे, है ना, इसका खुद का वेट बहुत होगा। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान ईरान से भी था, यानी इनका ट्रेड बड़े लेवल पर चल रहा था। इधर अफगानिस्तान ईरान वाले रीजन से, मेसोपोटामिया से तो बहुत अच्छे से इनका ट्रेड हुआ है। कई मेसोपोटामियन सील जो है वो हमें इंडिया में मिलती हुई दिखाई देती है। मेसोपोटामिया के लोग ना सिलेंड्रिकल सील का प्रयोग करते थे। सिलेंड्रिकल सील का प्रयोग मतलब ये पूरा एक सिलेंडर जैसे बेलन होता है वैसा सा सील होता था इनका, गोल सा, और उस सील पर ही ऐसे आकृति बनी होती थी। जैसे हमारा सील होता था स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगुलर टाइप का, और वो ऐसा होता था 2D टाइप का, ऐसे ठप मार दिया, और उनका कैसा था, गोल घुमा के ऐसे सील लगाया करते थे। तो ऐसी कई सारी सिलेंड्रिकल सील जो है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिली है, जिससे पता लगता है कि ये लोग मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। आगे बोल रहा है हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्दमणि का सुदूर व्यापार चलाया था, बड़े लेवल पर इसका दूर तक व्यापार करते थे। अब आ जाते हैं मेसोपोटामिया, इसके साथ अच्छा ट्रेड था। तो अच्छे ट्रेड के बारे में हमें कैसे पता लगता है, वहां की सिलेंड्रिकल सील का मिलना प्लस मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन है, जैसे हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, हालांकि अभी तक हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसी तरह मेसोपोटामिया के लोग भी लिखना जानते थे। तो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, एक टर्म यूज हुआ है जिसे बोलते हैं मेलुहा। मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है, मतलब मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वहां पर बोला जा रहा है कि मेलुहा के साथ व्यापार किया जाता है, और जो भी चीजें बताई गई हैं उससे ये पता लग रहा है कि मेलुहा वर्ड ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। हड़प्पा किसने नाम दिया, आपने नाम दिया। सिंधु घाटी किसने नाम दिया, आपने नाम दिया। अगर हम उस समय की स्क्रिप्ट को पढ़ पाते, हमें पढ़ना आता, तो हम पता लगा पाते कि ये लोग उस समय अपने आप को किस नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलुहा जो शब्द है उसके बारे में पता लगा कि डेफिनेटली वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ होने वाले व्यापार को ही दर्शा रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ पर मेसोपोटामिया के हमें दो साइट्स मिले, एक दिलमन और मक्कन। ये जो दो व्यापारिक नगरों का जिक्र हुआ है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके बीच में पड़ता है, और ये दो महत्वपूर्ण इनके व्यापारिक केंद्र स्थल हुआ करते थे। तो ये भी दर्शाता है कि भाई इनके बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता था। सबको क्लियर है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अच्छा सा व्यापार करना जानते थे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक संगठन। अब देखते हैं पॉलिटिकली क्या इनका कोई स्ट्रक्चर था। पॉलिटिकली स्ट्रक्चर का मतलब इन जनरल क्या बोलते हैं, जैसे आज क्या है इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंट है, इधर प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बाद हमने अलग से लेजिस्लेचर बना रखा है, जुडिशरी बना रखी है, फिर नीचे आ जाओ, पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है। क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उस समय था? अगर उस समय के
कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो राजा मंत्री या कुछ नहीं, हमें कोई प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर राजा महाराजा वाला नहीं दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें शासक वर्ग जरूर दिखाई देता है, जो रूलिंग ग्रुप है वो हमें दिखाई देता है। तो राजनीतिक संगठन में हमें हड़प्पा के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास तो नहीं है कि इनके पास कोई प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी। केंद्रीय सत्ता का मतलब है कि अगर ये मोहनजोदड़ो है तो यहाँ मोहनजोदड़ो सिटी में कुछ लोगों का ग्रुप रहा होगा, सेंट्रलाइज्ड ग्रुप, जिनके पास में पावर होगी, वही एक पावरफुल लोग होंगे कुछ, तभी तो बना रहे होंगे बड़े बड़े स्थापत्य या कैसे टाउन प्लानिंग होना है, कैसे क्या चलना है, वो सब वो डिसाइड करते होंगे। लेकिन वो एक नहीं बल्कि ग्रुप होगा और कोई पॉलिटिकल हायरार्की नहीं होगी, बल्कि केवल वही जो ग्रुप होगा वो सारे डिसीजन लेते होंगे। ठीक है, यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए, अगर बोल रहे हैं कि हड़प्पा का जो पूरा का पूरा ये सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर है, अगर आप इस पूरे को एक पॉलिटिकल एंटिटी मान भी लो, तो हमें पता लगता है कि अगर हम पूरा स्टोन एज से कैलकुलेट करें तो स्टोन एज हो गया, फिर इंडस वैली, फिर वैदिक एज, और फिर आ जाता है हमारा 600 BC के आसपास महाजनपद। महाजनपद के बाद हमें लास्ट में दिखाई देता है मौर्यन एम्पायर। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को, अगर पूरे सिविलाइजेशन को एक पॉलिटिकल एंटिटी आप मानते भी हैं, तो यदि हड़प्पाई संस्कृति अंचल को एक राजनीतिक अंचल भी मान लिया जाए, तो इस महादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी देखने को नहीं मिलेगी। यानी जो इतना बड़ा, अगर मान लो एक पॉलिटिकल यूनिट ये था भी, तो इतना बड़ा पॉलिटिकल यूनिट अब आगे नहीं दिखाई देगा। कब तक? जब तक मौर्यंस नहीं आएंगे, और मौर्यंस ने तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल यूनिट बनाया था, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। राइटर बस यहां पर बताता है। आगे बढ़ते हैं। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान जो है वो विजय की ओर नहीं था। मैंने पहले भी बोला, क्योंकि यहां से हमें, अगर देखो लड़ाई झगड़ा होगा, वॉर हुआ करेगा, तो कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। उस एविडेंसेस में बड़े लेवल पर हमें औजार मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, मरे हुए लोगों की बहुत जगह, एक ही जगह इकट्ठे बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस नहीं हमें दिखाई देते हैं। तो ये बोलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, इनका ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपांशन पे बिलीव नहीं करते थे, ये बिलीव करते थे किस पे? ट्रेड पे। इसी वजह से यहाँ पर जो पावरफुल ग्रुप भी था वो किन का था? वो व्यापारियों का ही था। और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था, व्यापारी वर्ग के हाथ में था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव हुआ करता था। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ था ही नहीं। डेफिनेटली कोई एक ग्रुप था, सेंट्रलाइज्ड ग्रुप था, जो पूरे सिस्टम को चला रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक प्रथाएं, रिलीजियस एक्टिविटी इनकी क्या थी, थोड़ा सा जानते हैं। अब क्या ये लोग रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज थे? हाँ, हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अपनी कुछ धार्मिक गतिविधियां थी। जैसे हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं, यानी बहुत बड़े अमाउंट में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरी साइट्स है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हमें मिट्टी की मूर्तियां मिलती हुई दिखाई देती है। महिलाओं की, सॉरी, स्त्री मृण मूर्तियां मिलती हुई दिखाई देती है। तो बार बार विमेन की ही इस तरह के आइडल्स का मिलना वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि ये लोगों की लाइफ में इनका बहुत महत्व है। इनका मतलब ये जरूर इनको एज अ गॉडेस, भगवान के रूप में पूजते होंगे। ठीक है, एक मूर्ति में तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जो ये दिखाता है कि ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। अब एक महिला की मूर्ति बनाई है और उनके पेट से एक पौधा निकलते हुए दिखाई दे, तो ऐसा हमें इमेजिन होता है कि ये लोग ज्यादातर जो चीजें है ना, उसे महिला के रूप में ही पूजते थे। इन्होंने माना कि पृथ्वी एक महिला देवी के रूप में है और पृथ्वी के गर्भ से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। तो इन्होंने पूरी पृथ्वी को माता के रूप में, एक फीमेल के रूप में दर्शाते हुए उनके पेट से पौधा निकलते हुए दिखाए, यानी कि कुछ इस तरह की इनकी रिलीजियस एक्टिविटी थी। ठीक है, वही पुरुष देवता भी दिखाई देते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों डाइटीज हमें दिखते हैं। पुरुष देवता के रूप में हमें क्या पता लगता है कि एक मुहर, एक ऐसी सील मिली है जिस सील पे 3 सिंह वाले एक देवता बैठे होते हैं योग करने की मुद्रा में, और उनके आसपास काफी सारे जानवर दिखाई देते हैं जिनको पशुपति के नाम से जाना गया है। तो वो जो सील है ना, वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पिक्चर मिलना ये भी दिखाता है कि ये इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मेल डाइटी भी होंगे, कुछ पुरुष देवता भी होंगे, और उन पुरुष देवता की ये लोग पूजा किया करते होंगे। ठीक है, तो हमें पता लगता है स्त्री मूर्तिकाएं यानी महिला मूर्तियों की पूजा, पशुपति महादेव जो है जिनका हमें एक सिंबल मिल रहा है, उनकी पूजा ये लोग करते होंगे। पूजा मतलब ऐसा नहीं कि कोई मंदिर है या धूप बत्ती जला रहे, नहीं, ये लेकिन उनको ही ये एक धार्मिक गतिविधि के रूप में फॉलो करते होंगे। ठीक है, निसंदेह हम लिंग पूजा का प्रचलन भी पाते हैं। यहाँ पर हमें लिंग पूजा दिखाई देती है। कालांतर में जो
शिव पूजा से भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। अब ये सारी चीजें आपको कैसे पता लग रही है? हम अभी तक सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है? जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, और उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में सील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थाउजेंड्स में हमें सील मिली है, और उन सील में बार बार जगह जगह वृक्षों की आकृति का बना होना दर्शाता है कि ये लोग वृक्ष पूजा भी करते होंगे। और आज इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, स्पेशली हिंदू फैमिली की, क्योंकि देखो मेरा खुद वही रिलीजन है तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ, तो आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, तुलसी का पौधा, उसकी पूजा करना, तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में ये कल्चर शायद यहीं से अडॉप्ट किया गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये चीजें चली आ रही हैं। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। मैंने बताया आपको कि बड़े लेवल पर सील्स पर सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तो नहीं, छोटे पे हम लोग लॉकेट मिलता था भगवान जी वाला, कोई भगवान जी का लॉकेट हो, उसको फटाक से गले में डाले। तो आप ज्यादातर चीजों पे अपने वो सिंबल्स लगाते हो जो आपके लिए पूजनीय है, जिस पर आपकी आस्था होती है, और इनके हर एक सील पर पशुओं की आकृति मिलना, यानी ये लोग पशुओं को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और ये लोग पशु पूजा भी करते होंगे। स्पेशली कुछ पशु, जिसमें से एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, आजकल बच्चे बहुत सारे इसके टॉयज को यूज करते हैं, और इसी तरह एक कुबड़ वाला सांड, ये दो जो है माना जाता है कि बहुत ज्यादा ये लोग के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे, दो जानवर या पूजनीय थे। इस काल में तावीज की भी बड़ी तादाद मिली है, यानी कुछ चल रहा होगा, तावीज वगैरह जो पहनते हैं, यानी कुछ इस तरह की भी इनकी मैजिकल पावर्स में भी कुछ होगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी ये लोग करते होंगे। आगे आ जाते हैं हड़प्पाई लिपि या स्क्रिप्ट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि तो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, हर एक सील पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिल जाता था। अभी क्या है आप देख सकते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में कुछ लिखा है, ऐसा लगता है मछली बनाया है, फिर कुछ बना दिया, फिर कुछ बना दिया, ऐसे। तो इसे पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं हिस्टोरियंस। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला, और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नमूना का मतलब क्या होता है कि एक एविडेंस मिलना, और पूरी लिपि का मतलब है जैसे ABCD, अब A to Z पूरा पता लग जाए, तो पूरी लिपि प्रकाश में आ गई है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, पत्थर की मुहर जो है या फिर अन्य वस्तुओं पर हमें हड़प्पाई लेखन के 400 से ज्यादा नमूने मिले हैं इस तरीके के, जिनमें से कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। इन नमूनों में पिक्चर फॉर्म में भी है कई सारे, 250 से 400 तक। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि भाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इनकी जो लिपि थी वो ज्यादातर भाव चित्रात्मक लिपि ही थी, भाव को दिखा रहा है, पिक्चर को दिखा रहा है। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं है, मुख्यतः चित्र लेखात्मक है। वर्णनात्मक का क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख कर आए हैं पूरा का पूरा वर्ण के फॉर्म में और पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये है चित्रात्मक, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में ही ये एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई, लिपि का स्क्रिप्ट का क्या फॉर्म है वो भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं मापतौल। अभी मैंने बताया ट्रेड अच्छे से जानते थे, यानी इन लोग का एक यूनिट होगा प्रॉपर जिसको ये यूज करते होंगे ट्रेड करने के लिए। तो हमें पता लगता है कि इन लोगों की तौल की इकाई में 16 या उसके आवर्तकों का ही व्यवहार होता था, यानी 1, 16, 32, 64 इस तरह की यूनिट्स का ये लोग लेकर चलते थे। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई बार देखा ऐसे पेट्रोल पंप पे कोई बाइक वाले, स्कूटी वाले जा रहे हैं, 20-50 रुपए का पड़वाना है, तो वो लोग क्या करता है, डंडा लेके उसमें नापता है कितना बचा है, कितना पड़ा इसमें, है ना। तो इस तरह से मतलब डंडों का प्रयोग मापने के लिए, कैसे कि भाई इतना पड़ गया है, ये मेजरमेंट का हमने बना लिया, एक डंडा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना अमाउंट लेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना, आप समझ पा रहे हैं। तो ये पता लगता है कि लोग मापना जानते थे और इस तरह की डंडे का प्रयोग कर रहे थे मापने के लिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, ये है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये काफी शत विशत हो चुके हैं लेकिन इसको संभाल के रखा गया है। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बहुत कुशल थे। जैसे मैंने अभी बोला कि चाक का ये लोग बहुत ही कुशल तरीके से प्रयोग करते थे। इन पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी, व्रत वृक्ष के कुछ व्रत और वृक्ष के साथ कुछ पर पशुओं की आकृतियां भी मिली है। यानी जो इनके मिट्टी के बर्तन थे ना, इसमें आपको एक तो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर काफी जगह पर मिल जाएगा, यानी रेखीय आकृति मिलती है, व्रत वृक्ष बने हुए मिल जाएंगे, पशुओं मनुष्य की आकृति भी हमें इनके बर्तनों पर मिलती हुई दिखाई देती है। सील के बारे में जैसे मैंने अभी बोला, ये आपको खड्डा सा दिखाई दे रहा है। सील का मतलब क्या होता था,
कि पत्थर या मेटल का होगा और उसमें उसी आकृति का एक पूरा वो बना दिया जाता था स्ट्रक्चर, और जब वो गैप होगा तभी तो इसको मिट्टी पे मारोगे तो वो छप जाएगा। तो अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पर लघु लेखा के साथ एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इन सब की आकृतियां मिली हैं। तो बोल रहे जितनी भी सील्स है ना, इसमें कुछ तो लिखा रहता है। ये देख रहे हो, थोड़ा कुछ लिखा रहेगा और जानवर की आकृति, थोड़ा कुछ लिखा रहेगा और जानवर की आकृति। तो ऐसे हमें मोर देन 2000 सील्स मिली हैं, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ, उन सील्स का प्रयोग हमने किया है काफी कुछ हड़प्पाई लोगों के आसपास के सामाजिक जीवन के बारे में जानने में, धार्मिक जीवन के बारे में जानने में। नेक्स्ट है प्रतिमाएं और मूर्तिकाएं। किस तरह की प्रतिमा या मूर्ति इस समय दिखती है? तो हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। हड़प्पाई शिल्पी धातु की, हमें पता लगता है मेटल की बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते थे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मैंने पहले भी बताया था कि कांसे की इन्होंने मूर्ति बनाई थी, कमर पे हाथ रखे हुए, एक नर्तकी थी। और ये लोग जो तकनीक यूज करते थे ना, उसको मोम जो विधि है उसका प्रयोग करते थे। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये लोग क्या करते थे मूर्ति बनाने के लिए? जैसे इनके द्वारा सबसे पहले कैंडल जो होता है, जो वैक्स होता है, सॉरी वैक्स जो होता है, जो मोम होता है, मोम को पिघलाकर पहले उसका मूर्ति बना लिया जाता था। ठीक है, फिर ये मोम को पिघला के जो मूर्ति बनाते थे, उसके सूखने के बाद उसके चारों ओर मिट्टी की लेप लगा देते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये इन्होंने एक मूर्ति ऐसे बना ली मोम की, और जब ये सूख गई तो इस पर इन्होंने लेप लगा दिया मिट्टी का। मिट्टी के लेप को इन्होंने बाहर धूप में सुखा दिया। सूखने के बाद से इन्होंने मिट्टी का लेप, जब वो सूख चुका है, अब वो टूटेगा तो नहीं, इसको इन्होंने आग में पका दिया। आग में पकने के बाद ये मिट्टी का बाहर से तो कठोर हो गया ना, पूरा सॉलिड हो गया, और फिर एक छेद कर देंगे, उस छेद से पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लेंगे, और उसी छेद से ये धातु को पिघलाकर अंदर डाल देंगे, और फिर वो सेट हो जाता है धातु। तो बाहर की मिट्टी तोड़ देते थे, जैसे आप मानो जो ये आते हैं दिए वगैरह आते हैं, उस तरीके से मिट्टी तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद अंदर से जो है वो कांसे की या धातु की मूर्ति निकल जाएगी, और उसको थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह देके मूर्ति बना लेते थे। तो इस तकनीकी का प्रयोग करते थे। कितने एडवांस थे। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी काफी सारी मूर्तिकाएं मिलती है, यानी मिट्टी के बड़े लेवल पर ये लोग मूर्ति बनाए थे धातु के साथ साथ। और कई सारी जो ये मूर्तियां बनाए थे, उनका प्रयोग खिलौने या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति काफी पिछड़ी हुई हमें दिखाई देती है। पत्थरों के जो भी इनके शिल्प थे, उसमें ये बहुत एडवांस नहीं दिखते हैं। तो ये सॉरी, ये हमने करा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अभी हमने कुछ चीज़ें जानी हैं, जैसे आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसका ये नाम क्यों पड़ा, इसको कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, इसको नगरीय क्यों कहते हैं, इसको हड़प्पा क्यों कहते हैं, इसको सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। फिर हमने जाना इसका क्षेत्र, इसका विस्तार, एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक था, कितना एरिया ये कवर करता था। ठीक है, फिर हमने जाने इसके साइट्स, मोर देन 2800 साइट्स है, जिसमें से कुछ साइट्स जो है 100s में उनका एक्सकेवेशन हुआ, और जो मेजर साइट्स हैं वो 7 से 8 हमें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। फिर हमने जाना इनका टाउन प्लानिंग, कितना स्पेशल तरीके से इन्होंने पूरे नगर को बसाया था, वो हमने जाना। इनके कृषि के बारे में जाना, पशुपालन के बारे में जाना, व्यापार हो गया, शिल्प हो गया, तकनीक हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, माप तौल की इकाई हो गई, ये सारी चीजें हमने जान ली। फिर अब इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा वहां पर मैं आपको थोड़ा कुछ कंसेप्ट बताऊंगी, और जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स है ना साइट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, और कोई भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीक से आपकी हिस्ट्री की 2 क्लासेस कर दी गई हैं, तो आप लोग परेशान थे, तो आपके कॉमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक सेशन अपना बढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।